हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप सेट एंड गेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जीके के टॉप 100 प्रश्न करेंगे जो कि वन लाइनर में रहेंगे, जो कि आपको सभी एग्ज़ाम स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और इस तरह के प्रश्न बराबर एग्ज़ाम में आते भी रहते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो सबसे बड़ी आंखें हिरन ऐसा प्राणी है जिसकी सबसे बड़ी आंखें होती है। आपका आंसर हिरन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो आज के संदर्भ में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत उद्योग जो होता है उसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। विद्युत उद्योग जो होता है उसमें अभ्रक जो होता है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। किसने किया था विद्युत प्रेस का आविष्कार? तो हेनरी सीले ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन 6, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक का क्या असर पड़ता है? दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। कौन सा नियम है? तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है। न्यूटन के तीसरा नियम कहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, तांबा जिसे कॉपर भी कहा जाता है, तो तांबर का शत्रु तत्व कौन है? तांबा का शत्रु तत्व गंधक है। आगे बढ़ते हैं। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? तो उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। क्यों? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां कहता है, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। किसने की थी रेडियो एक्टिवता की खोज? हेनरी बेकरल ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, दो समतल दर्पण एक दूसरे के से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो 60 डिग्री के कोण पर झुके होने के कारण इसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसकी संख्या 7 हो जाती है। जो गेंद की प्रतिबिंब बनेगा वो 5 बन जाती है। कितनी? तो 5 बनती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। अगला क्वेश्चन है 13, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस तरह की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व समान होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो दुगुने चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो कितने से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 4 गुने 2 यानी 8 मीटर प्रति सेकंड से आता हुआ प्रतीत होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कार और ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार, ट्रक और बस में ड्राइवर की सीट के बगल वाला जो दर्पण होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उपधातु ऐसे तत्व है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बृहस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो बृहस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये प्रश्न बार बार आते भी रहते हैं। बृहस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है, याद रखिएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है। किस में? इस्पात में होती है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और बोला जाता है किस में होती है या किस में नहीं होती, ये भी प्रश्न आ जाता है। तो याद रखिएगा इस्पात में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाएं सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा। तो जब वह बाएं सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाता है। क्या होता है? स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं देगी, ये प्रश्न रहता है। तो चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देती है क्योंकि बहुत दूरी होने के कारण सुनाई यहाँ नहीं देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण मुख्य कारण में पलायन वेग है। पलायन वेग होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा। तो उसका अपवर्तनांक 2% बढ़ जाएगा। क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आ गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का अपवर्तनांक क्या होगा। झूले का अपवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है किस कारण से। तो यह संभव है अनुनाद के कारण। किसके कारण? अनुनाद के कारण हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुन पाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे कि वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं। तो वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर मापा जाता है। क्या मापा जाता है? जल के प्रवाह की दर मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने के दाब घट जाता है, इसीलिए चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। किस कारण से? तो पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाती है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़ कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन होगा। दिन जो होता है 12 घंटे का हो जाएगा। जब द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़ कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन जो होता है वो 12 घंटे का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है यदि किसी पिंड की क्वेश्चन नंबर 28 यदि किसी पिंड की पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पर क्या असर होगा। तो पिंड पर वह पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाएगा तो पिंड पर वो पिंड जो है पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आ पाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। तो उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को स्प्रिंग घड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए और किया जाता है। कौन घड़ी? स्प्रिंग घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है 2% से घट जाता है। जब 1% से पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है तो गुरुत्वीय त्वरण 2% से घट जाता है। अगला है क्वेश्चन 31 दाब का मात्रक क्या है। आप में से अधिकांश को मालूम होगा और बराबर ये एग्जाम में पूछता भी रहता है। तो आपको अगर ये नहीं याद है तो आप याद रख कर लीजिएगा कि दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक पास्कल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए कैसा। तो खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है। तो झरना में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो होता है वो बढ़ जाता है, तापमान पर इसका असर बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है
केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री केल्विन होता है। कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन। ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये याद रख लीजिएगा कि केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला 35 है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 36, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और बार बार एग्जाम में आते भी आते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य की लंबाई बैगनी कलर की सबसे कम होती है, वही सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो लाल रंग की सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है, याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे पर क्या असर होगा? तो जब कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान जो है वो बढ़ने लग जाता है, यदि बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 39, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आप में से अधिकांश को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप याद कर लीजिएगा कि इंद्रधनुष में रंगों की संख्या 7 होती है। बैजानी पिनाला जो होती है वही है, 7 रंग होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, याद रखिएगा आप। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला 41 है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये बंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 42 कहता है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, तो पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से हमेशा अधिक होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 43, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है कितनी? तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई जो होती है वो 36,000 किलोमीटर से अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी का तेल जो होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। मिट्टी का तेल ऐसा पदार्थ है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो जो चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई करते हैं उसे किस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है? तो उसके हिपोक्रेटस नाम की शपथ दिलाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो कार में जो रेडिएटर होता है उसका कार्य इंजन को ठंडा रखना होता है। क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना कार में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला 46 क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के ताप होता है, तो मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आप में से अधिकांश को ये प्रश्न मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप याद रख लीजिएगा और ये एग्जाम के व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? तो दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो निकट की वस्तुएं उनको दिखाई नहीं पड़ती है। दूरदृष्टि वाले दोष वालों को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है और दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो कौन लेंस है? तो वो उत्तल लेंस होते हैं। उत्तल लेंस के कारण ही मुद्रित कोई भी अक्षर है उसका आकार बढ़ जाता है। जैसे हम किसी को जो देख रहे हैं साइज को, वो बढ़ जाता है जब हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कौन सी है? तो यदि किसी लेंस से अक्षर का आकार छोटा और छोटा, जो पहले था उससे भी छोटा दिखाई देने लगता है, तो वो लेंस क्या होता है? अवतल लेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, तारे टिमटिमाते हैं क्यों?
तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला 51 है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। आवेश रहित कण की बात किया जाए तो न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 52, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पौधों की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन किया जाता है उसके शारीरिकी कहलाता है। कौन शारीरिकी कहलाता है, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 53 है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक बैगनी कलर का होता है। किसका, बैगनी कलर का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी। तो ये 4 मीटर होती है, 4 मीटर होती है। इसका आप आंसर सही से किस तरह से ये गहराई 4 मीटर होगी ये आप कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाता है। किस तरह से 4 मीटर होगा ये आप कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 55 है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। किसके, रेडियो तरंग के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन नंबर कहता है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और पूछ लिया जाता है कि न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पूछ लिया जाता है। तो इसमें आप देख लीजिए कि जो आंसर जो है ये द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, ये सत्य बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, यदि किसी पिंड के ऊपर गुणधर्म को क्या कहते हैं, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो वो जरा तू कहता है जब वह पिंड जो होता है ऐसा गुणधर्म करता है जिससे वह सीधी रेखा में विराम व एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है और वो अपने वैसी स्थिति में रहता है, यानी जरातु कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 59, लेजर निम्न सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो लेजर जो है वो विकिरण का उदित उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, दलदल में फंसे व्यक्ति की लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। इसीलिए वैसे व्यक्ति जो दलदल में फंस जाते हैं उन्हें लेटने के लिए सलाह दी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसीलिए बर्फ के दो टुकड़े को आपस में जब दबाया जाता है तो वह चिपक जाते हैं आपस में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 62, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मोटर कार में शीतलन तंत्र केवल संवहन के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं, केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 करता है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है। तो ये प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन, ये प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया है जो पाचक प्रक्रिया कहलाती है, प्रोटीन एमिनो अम्लों में विघटन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 64 कहता है, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग विकिरण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। बृहस्पति ऐसा है जिसके वायुमंडल में मीथेन गैस उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है। तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है, याद रखिएगा। ये एग्जाम में आए भी हैं प्रश्न, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है। तो ट्रिप्सिन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं कौन बीमारी से। तो बेरी रोग से वो लोग पीड़ित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 68 कहता है मांसपेशी में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। तो जब मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल एकत्रित होने लगते हैं तो शरीर में थकान सी होने लगती है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही शरीर की मांसपेशियों में थकान उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 69। प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये डिफिनीशन है। बराबर एग्जाम में पूछ जाता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये पूछा जाता है कभी कभी। तो ये दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 70 है समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बराबर आते रहते हैं कि समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो फेदोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला 71 क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। तो कंप्यूटर की आईसी चिप जो होता है वो सिलिकॉन की बनी होती है। याद रखिएगा, सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर की आईसी चिप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जो होती है वह काल्पनिक रेखा है जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी होती है। तो उसकी छाया जो होता है अनंत होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 74 है वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। तो वो जिंक ऐसा धातु है जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। लैमार्क इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में ये आता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। आगे बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक क्या है। ये एसएससी रेलवे आदि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछ भी लेते हैं। एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न आते रहते हैं। घुमा फिरा कर यही प्रश्न आते हैं कि कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक जूल है। आप में से अधिकांश को ये मालूम भी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, ये तो आपको बताया ही है। प्रकाश वर्ष ऊपर भी बताया है कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। आगे बढ़ते हैं। 78 क्वेश्चन कहता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है। जब एक ही प्रकार से परमाणु से मिलकर कोई पदार्थ बनता है तो वो तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। 79 कहता है दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचारों से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो यौगिक कहलाता है। और यौगिक जो होता है वो दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 80 क्वेश्चन है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो किसी भी ध्वनि में उतार चढ़ाव जो आवृत्ति के कारण जो होता है उसे डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। डॉपलर प्रभाव के कारण ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। आगे बढ़ते हैं। अगला 81 कहता है कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं। तो कोई भी कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उसको आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति जो होता है वो कंपन प्रति सेकंड कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाता है तो ध्वनि की चाल क्या होती है। तो ध्वनि की चाल उतना ही रह जाती है, यानी 332 मीटर प्रति सेकंड ही रह जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 83 निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक जो है प्रकाश वर्ष नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये आप याद रखिएगा, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन इसी तरह से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है पार्शिक इकाई है। तो आप लोगों को मालूम होगा पार्शिक जो है वो दूरी की इकाई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो शीशा धातु होते हुए भी यह विद्युत का कुचालक है, इससे विद्युत पास नहीं कर पाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुएं चमक पाई जाती है। तो ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु है जिसमें धातुएं चमक भी पाई जाती है।
एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्जाम में आते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु है, यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाता है तो क्या होगा। तो जब एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बराबर बराबर अणु होते हैं और जब गुब्बारे में छेद कर दिया जाता है तो हाइड्रोजन गैस तेज़ी से निकलने लगता है। हाइड्रोजन गैस तेज़ी से निकलने लगता है। आगे बढ़ते हैं। अगला 88 क्वेश्चन कहता है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, क्यों। पृष्ठ तनाव के कारण छोटे छोटे टुकड़े कपूर के उस सतह पर जल की सतह पर नाचते रहते हैं। किसके कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। आगे बढ़ते हैं। 89 क्वेश्चन नंबर कहता है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व सबसे अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर। एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये पिछले साल के एग्जाम में रेलवे में भी प्रश्न आया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके डैश होते हैं। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनका वेग जो होता है वो समान होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या हुआ। तो जब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेगा। वो पैकेट जो होता है वो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। अमोनिया जो है ये एक अयौगिक है। अमोनिया ये एक अयौगिक है। बाकी ऑप्शन जो दिया होगा वो यौगिक नहीं रहता है, तो फाइंड करना रहता है। तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि अमोनिया जो है यह एक यौगिक है। आगे बढ़ते हैं। यंग प्रत्यास्थ गुणांक का ऐसा मात्रक क्या है। ये काफ़ी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यास्थ गुणांक का ऐसा मात्रक क्या है। तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कैंडेला मात्रक है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैंडेला मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, इसीलिए जल एक यौगिक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है एक विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। 97 क्वेश्चन नंबर कहता है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आए भी हैं। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन जो होता है फाइकोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है आपका मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के व्यू से कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। अंतिम और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 जो है ये कहता है चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्यों। क्योंकि चमगादड़ प्रस्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसीलिए चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकने की क्षमता रखते हैं। यहीं पर आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपनी तैयारी में जी जान लगा दे। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।